दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अक्सर उनमें से कोई एक पार्टी उस संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में ही बेच देती है। अब अगर उसको कोर्ट केस के बीच में बेचा गया तो क्या कानूनी रूप से यह ठीक है? क्या कानून आपको यह चीज अलाउड करता है? इसके अलावा यहां पर कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इसके अलावा मैं आज आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर वो व्यक्ति जो संपत्ति को केस के बीच में खरीदता है, क्या कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई होती है? क्या कल को वो ये कह सकता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मुझसे छिप छिपाकर ये संपत्ति बेची गई है? क्या ऐसा अधिकार उसको वहां पर मिलता है? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। आज हम साल 2025 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट लेकर आए, जहां पर ये सारे क्वेश्चंस डील हुए हैं। कौन सा? कि क्या कोर्ट केस के बीच में संपत्ति को बेचा जा सकता है, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? इसके अलावा अगर कोर्ट के केस में बेच दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? और इसके अलावा जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है 2025 में, वहां पर जो व्यक्ति संपत्ति को बीच में खरीद रहा है उसको क्या नुकसान और क्या फायदा होगा, ये सारी चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या कोर्ट केस के दौरान, कोर्ट केस के बीच में ही संपत्ति हम बेच सकते हैं या फिर नहीं। इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखना पड़ेगा। उसके अंदर एक स्पेशल डॉक्ट्रिन बनाई गई है जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यह सेक्शन कहता है कि अगर किसी कोर्ट में किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है और उस संपत्ति का मालिकाना हक, टाइटल या राइट कोर्ट के अंदर चैलेंज करके रखा है, तो वहां पर कोई भी पार्टी उस संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में नहीं बेच सकती। यह साफ तरीके से यहां पर कहा गया है। तो कानूनी प्रावधान साफ कहते हैं कि कोर्ट केस के बीच में संपत्ति को आप लोग नहीं बेच सकते। पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अनेकों जजमेंट देकर रखी है जहां पर यह कहा है कि प्रॉपर्टी कोर्ट केस के बीच में भी बेची जा सकती है। हां, पर वो व्यक्ति जो संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में खरीदता है, उसको जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा। यानी कि जिससे उसने संपत्ति खरीदी है, अगर वो केस जीत गया तो जो नया मालिक है जिसने बीच में खरीदी है वो मालिक बन गया। पर कल को अगर वो व्यक्ति जिससे उसने संपत्ति खरीदी थी वो केस हार गया, तो जो नया मालिक है जिसने केस के बीच में संपत्ति खरीदी थी वो भी अपना बचाव नहीं कर सकेगा ना। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं जब प्रॉपर्टी को बीच में बेच दिया जाता है। हां, इसका एक बचाव भी है। आप ऑर्डर 39 रूल 1(2) इसके अंदर सीपीसी की एक पिटीशन डालकर अपनी प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन या स्टेटस क्यों लगवा सकते हैं। वहां पर यह स्पेशल डायरेक्शन दी जाएगी कि प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जा सकता। फिर आप इस चीज से अपना बचाव कर सकते हैं। अब ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार प्रॉपर्टी बीच में बेची जा सकती है, बस जो खरीदार है उसको कोर्ट का फैसला मानना पड़ जाएगा ना। कई केसेस में देखा जाता है कि संपत्ति को बीच में खरीदने वाला, उसका एक बेसिक सा ऑब्जेक्शन रहता है, क्या? कि मुझे तो धोखे में रख के बेच दी, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी कि प्रॉपर्टी पर कोई विवाद चल रहा है। और ऐसा बहाना लगाकर वो कोर्ट केस में पार्टी बनने की कोशिश करता है और अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं। बोनाफाइड परचेजर मतलब वो व्यक्ति जिसने गुड फेथ में संपत्ति खरीद ली, विश्वास करके संपत्ति खरीद ली, उसके साथ तो धोखा हुआ है। इसको बोला जाता है बोनाफाइड परचेजर। अब वो कोर्ट में यही क्लेम करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो बातें छिपाई गई और प्रॉपर्टी बेच दी गई, इसीलिए मेरा हक बना रहना चाहिए प्रॉपर्टी पर, और जिसने संपत्ति बेची है और जो खुद को मालिक बता रहा है वो दोनों आपस में लड़ते रहे, पर प्रॉपर्टी तो अब मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार से वो अपना बचाव वहां पर करने लग जाता है ना।
यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में काफी बड़ी जजमेंट दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही बताया कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को बीच में खरीद रहा है तो उसका क्या अधिकार है, क्या उसको कोर्ट केस में पार्टी बनाना अनिवार्य है या फिर नहीं, या कल को अगर उसके खिलाफ कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है या नहीं। यह चीज यहां पर इस बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में पॉइंट वाइज आपको बताई है। पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, इसके बाद ये सारे पॉइंट ए टू जेड मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है एच अंजनप्पा एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस ए प्रभाकर एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 11801181 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 जनवरी साल 2025। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हम आप लोगों के लिए लेकर आए। नाउ अब ध्यान दें, अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जजमेंट में एक एक पॉइंट हमें बताए हैं जो संपत्ति को बीच में खरीदता है उसके लिए। देखिएगा डिस्प्ले पर, मैं एक एक पॉइंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बोला गया कि जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसका सेक्शन 96 और सेक्शन 100 ये बात करता है कि कब कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील डाली जा सकती है। इसका सेकंड पॉइंट बोलता है जजमेंट का कि इन दोनों सेक्शन यानी कि सेक्शन 96 और 100 में ये कहीं नहीं बताया कि कौन कौन व्यक्ति अपील कर सकता है। ये चीज क्लियर की गई। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला है कि फिर भी ये लीगल प्रोपोजिशन साफ बोलती है कि कोई भी स्ट्रेंजर यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, उसको अलाउड नहीं किया जा सकता किसी भी फैसले के खिलाफ अपील डालने के लिए, जब तक वो कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर दे कि वो एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। एग्रीव व्यक्ति वो होता है जिसको कोर्ट केस के फैसले से कोई फर्क पड़ रहा हो। इसके बाद अगला फोर्थ पॉइंट कहता है कि जहां पर कोई जजमेंट या डिक्री किसी व्यक्ति को इफेक्ट कर रही है, भले वो कोर्ट केस में पार्टी नहीं था, तब भी वो कोर्ट से परमिशन लेकर अपील डाल सकता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो एग्रीड व्यक्ति है जिसको कोर्ट केस के फैसले से फर्क पड़ रहा है, जब वो अपील डालेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि उसका कौन सा राइट, कौन सा अधिकार कोर्ट की उस जजमेंट से फर्क पड़ा है। इसके अलावा बोलता है कि एग्रीड पर्सन में वो व्यक्ति नहीं गिना जाएगा जो व्यक्ति यहां पर सिर्फ इमेजिनरी या साइकोलॉजिकल तरीके से नुकसान हो रहा हो। मतलब वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो रात भर नींद नहीं आती, टेंशन बनी रहती है, केस चल रहा था मेरे खिलाफ। भाई नहीं, आपका डायरेक्ट राइट इफेक्ट होना चाहिए कोर्ट की जजमेंट में, तभी आप उसके आगे अपील डाल सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि यह गलत होगा कि हर व्यक्ति को अलाउड कर दिया जाए कि वो जाकर अपील फाइल कर दे। हां, अगर वो डिक्री और जजमेंट से किसी भी डायरेक्टली तरीके से इफेक्ट हो रहा है तो वो कर सकता है। लास्ट पॉइंट कहता है कि आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को जो कोर्ट केस के फैसले से परेशान हो रहा है, उस पर इफेक्ट आ रहा है उसका, भले वो कोर्ट केस में पार्टी नहीं था, उसको अलाउड कर देना चाहिए। किस कंडीशन में? जब अगर वो व्यक्ति आगे चलकर कोई नया दावा डाले, नया केस डाले और उसको डालने से रोक दिया जाए, यह कहकर कि इस चीज पर कोर्ट ने पहले निर्णय दिया था, आपने अपील नहीं करी। अगर ऐसा कोई मैटर है जहां पर उसको बाद में नया दावा डालने से भी कानूनी प्रावधानों से रोका जाएगा, फिर उसको उस फैसले या डिक्री के खिलाफ अपील डालना अलाउड कर दिया जाए। यह बताया गया है यहां पर उस व्यक्ति के लिए जिसने कोर्ट केस के बीच में संपत्ति खरीदी है, उसको कोर्ट केस में पार्टी नहीं बनाया और अंत में कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आ गया। ये साफ साफ शब्दों में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करे ताकि पूरा कानूनी प्रावधान आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।